ग्रीन बोर्ड हिंदी मीडियम पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो ये वास्तविक संख्याओं का परिचय होगा। परिचय में हम क्या करेंगे, जो भी पाठ में फॉर्मूले हैं, जो भी पाठ में विषय हैं, उन सब चीजों को समझेंगे ताकि पाठ की जो प्रश्नावलियों में प्रश्न हमें दिए गए हैं उनको हल करना हमारे लिए आसान रहे। जब एग्जाम में जाएंगे तो इन्हीं विषय और इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके प्रश्नों को हमें हल करना है। वो सारी चीजें इस परिचय वाली वीडियो में हम समझने वाले हैं। इस परिचय वाली वीडियो के अलावा पाठ 1 की जो भी प्रश्नावलियां हैं सबकी अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सबको देखना और अच्छी तरह से समझना। पाठ 1 का परिचय वास्तविक संख्याएं, इसको शुरू करते हैं अगले पेज से। पाठ का नाम है गाइस वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसी पेज पर समझेंगे। कुछ उदाहरण भी यहां पर आपके सामने रखे जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमारे सामने बिंदु दिया गया है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल होती हैं। जो भी वास्तविक संख्याएं हैं उसमें दो तरह की संख्याएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अगर आपको पता हो, जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं इनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में इनको व्यक्त किया जा सकता है, इनको लिखा जा सकता है। और जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं इनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के आपको कई सारे उदाहरण भी मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले अगले वाला बिंदु समझ लेते हैं। इसमें है वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जो भी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, सारी की सारी वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब संख्या रेखा क्या होती है? इस तरह से लाइन होती है। आपने पिछली क्लासेस में भी इस तरह की रेखाएं देखी होंगी, उस पे इस तरह से लाइन लगी होती है। ठीक है, इनमें से कोई बिंदु हमारा 0 होता है। ठीक है, इस तरफ हमारी घटा वाली संख्याएं, घटा का 1, घटा का 2, घटा 3, घटा 4, इस तरह से संख्याएं होती हैं। और इस तरफ हमारी 1, 2, 3, 4 इसी तरह से संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो भी हमारी ये संख्या रेखा है इसको अपरिमित रूप से इस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है और इस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। जितनी जरूरत हो उतना इसको बढ़ाया जा सकता है अनंत तक। इसके बाद अगला बिंदु हमें दिया गया है वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होगा जमा में होती हैं और जो हमारा ऋणात्मक है उसका मतलब होगा घटा में होती हैं। आप देख सकते हो जो भी यहां पर मैंने संख्याएं लिखी हैं ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें से कुछ हमारी धनात्मक यानी कि जमा वाली संख्याएं हैं और ऋणात्मक यानी कि घटा वाली संख्याएं भी होती हैं। अब इंपॉर्टेंट बिंदु पर आते हैं। देखो गाइस, यहां पर हमारी जो भी परिमेय संख्याएं हैं वो कहां पर आएंगी? आप कहोगे कि बस इतने से ही हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। नहीं, बहुत सारी अनंत होती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। अगर मैं बात करूं 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कोई भी यहां पर मैं बिंदु बना देता हूं, इस बिंदु को भी तो हमारी कोई संख्या ही दर्शाएगी। मान लो वो होगी हमारी, यहां पर मान लेते हैं, यहां पर हो जाएगी हमारी 1/2। ये हमारी संख्या क्या हो गई? यहां पर ये हमारी संख्या क्या हो गई? ये 1 और 2 के बीच में आएगी। ये संख्या हो गई हमारी P बटा Q के रूप में, भिन्न के रूप में। तो हम कह सकते हैं ये हमारी एक परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हमारी हो सकती हैं, जैसे 3/2 हो सकती है। ये वाली संख्या कहां पर आएगी? अगर 3/2 को करेंगे तो 2 और 3 के बीच में ये आपको दिखाई देगी। इसका बिंदु 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं पर बनेगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में, ठीक है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। बहुत अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये -3 वाला पॉइंट है, -2 वाला पॉइंट है, इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी? कितनी कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी? यहां पर अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब यहां पर बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। हमने परिमेय संख्या तो यहां पर देख ली है, 1/2, 3/2, या फिर ये भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ये इनको किस तरह से संख्या रेखा पर हमने दर्शाया। अब अपरिमेय संख्याएं होती हैं कौन सी? जैसे हमारा √2 होता है, ठीक है, √3 होता है, √5 होता है,
ये भी हमारे इसी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। रूट 2 का जो बिंदु है वो कहां पर बनेगा, 1 और 2 के बीच में इसका बिंदु आएगा। रूट 3 का जो बिंदु है वो भी कहीं यहां 1 से 3 के बीच में कहीं पर दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं शामिल होती हैं, और जो भी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं उनको इस संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। वास्तविक संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर हमने समझे। अभी कुछ चीजें और भी हैं वास्तविक संख्याओं से संबंधित, उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। वास्तविक संख्याओं में जो अगला विषय हमें समझना है उसको हम कहेंगे अंकगणित का आधारभूत परिमेय। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसी से हम एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करते हैं किन्हीं भी संख्याओं का, तो इसको ध्यान से समझना। इसमें हमें यहां पर दिया है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं उनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। उदाहरण दूंगा तो आप आसानी से समझ पाओगे। उदाहरण के लिए हमने दो संख्या ले ली है, एक 66 है, एक 420 है। जो भी हमारी 66 संख्या है उसको यहां पर लिख लेते हैं। ये हमने 66 लिख लिया। अब इसके हम गुणनफल कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जिससे हम करते हैं वो होती है 2। 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर से 2 तिया 6, उसके बाद 2 के बाद हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, उसके बाद 3 एकम 3। यहां पर हमारा 11 आ गया है। 11 हमारा सिर्फ 11 से ही विभाजित होता है, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो यहां पर 11 एकम 11 आप यहां पर देख सकते हो। जो भी हमारी यहां पर संख्या 66 थी, ठीक है, 66 संख्या को हमने 2 गुना में 3 गुना में 11 इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूं 2 गुना में 3 गुना में 11। अगर मैं इन तीनों को गुना करूंगा, 2 को 3 से गुना करूंगा 6 हो जाएगा, 6 को 11 से गुना करूंगा तो हमें 66 मिल जाएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा, हमारी ये भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। यही कहती है अंकगणित का आधारभूत परिमेय। इसी तरह से एक उदाहरण ले लेते हैं 420 का। तो यहां पर मैं लिखता हूं 420, इसके भी इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमें 2 से करना है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर शून्य यहां पर लगा देना है। फिर से 2 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 एकम 2, शून्य लगा लेंगे, 2 पंजे 10। अब आगे 3 से यहां पर किया जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, तो 3 पंजे 15। अब यहां पर 5 से करके देख लेते हैं, 5 सते होता है 35, और 7 से करने पर हमें 1 यहां पर मिल जाएगा। तो आपको क्या बात यहां से समझ में आई फिर से, कि जो भी हमारी यहां पर भाज्य संख्या 420 है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में, उसके बाद 3 गुना में 5 गुना में 7। इस प्रकार से इसको आसानी से लिखा जा सकता है। यही बताता है आधारभूत परिमेय अंकगणित का। अब यहां पर जो भी हमने यहां अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको व्यक्त किया है, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। यहां पर देखो एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से, और इस विधि को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी कि पहले हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है 66 और 420, जो भी हमारी ये दो संख्याएं हैं इनका, तो किस प्रकार से किया जाएगा। जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे कम वैल्यू लेनी होती है जो भी इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन है, वो वाली संख्या। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो यहां पर हम 2 लिख लेते हैं। इसके अलावा यहां पर देखो 3 इसमें आता है और 3 इसमें भी आता है, तो यहां पर हमने गुणा का निशान लगा करके 3 लिख लेना है। क्या इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या है जो इन दोनों में आती है। देखो 2 आया तो हमने यहां पर 2 लिख लिया, उसके बाद 3 आता है तो हमने यहां पर 3 लिख लिया,
समझे। जो कॉमन होगा, जो उभयनिष्ठ होगा, वो यहां पर लिखी जाएंगी, उनको गुणा किया जाएगा। जैसे इसमें 11 आता है लेकिन इसमें नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर 5 आता है, ऊपर वाले में 5 नहीं है तो 5 को भी नहीं लिखा जाएगा। 7 इसमें आता है, ऊपर 7 कहीं पर भी नहीं है तो 7 को भी नहीं लिखा जाएगा। एचसीएफ ज्ञात करने में सिर्फ वही संख्या हमें लिखनी है जो दोनों में आती हो। ठीक है, तो यहां पर हमारा आ गया 2 गुना में 3, गुना करने पर हमें मिल जाएगा 6। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 66 और 24 का 420 का, ये हो जाएगा हमारा 6। इसके बाद एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में आपको क्या करना है, एलसीएम में सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो ज्यादा आएगी वो हमें रखनी है। जैसे यहां पर देखो, 2 यहां पर एक बार आया है और यहां पर 2 बार आया है, तो जिसमें ज्यादा बार आया है उसको हम उठाएंगे। ज्यादा बार किसमें आया है, इसमें आया है, तो 2 गुना में 2 है ये, इसको ऐसा का ऐसा यहां पर लिख दिया जाएगा। अब 2 से बड़ा कौन सा नंबर है, 3 है। एक बार इसमें आया है, एक ही बार इसमें आया है। ठीक है, दोनों में एक एक बार आया है तो किसी को भी एक बार ही इसमें लिख देना है। ठीक है, जिसमें ज्यादा आया हो, इसमें भी एक बार आया है, इसमें भी एक बार आया है तो एक ही बार हमको लिख देना है। इसके बाद 3 से बड़ी संख्या कौन सी है, ऊपर देखो यहां पर 5 है, ऊपर 5 नहीं है, 5 आया है ना। ठीक है, दोनों में ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में हो। जब एलसीएम ज्ञात करते हैं तो एक बार 5 आया है, उसके बाद 7 की बारी आएगी, यहां पर 7 देखो और 11 देखो, एक एक बार आए हैं तो यहां पर हम लिख देंगे 7 गुना में 11। अब इनको गुना करके बताओ मुझे कितना एलसीएम आएगा। 66 और 420 का गुना करना बहुत आसान है। 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 को 5 से 60, 60 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 420, 420 को 11 से गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4620 है। अब यहां पर आसानी से हमने 2 चीजें ज्ञात कर ली हैं। जो भी हमारी 2 संख्याएं थी इनके गुणनखंड हमने कर लिए और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम भी हमने यहां पर ज्ञात कर लिया। एलसीएम हमारा एचसीएफ आया हमारा 6 और एलसीएम हमारा आया 4620। इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है जब क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे एग्जाम में या फिर किताब में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका। अब एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित ही कुछ बिंदु और भी हमें समझने हैं, एक फॉर्मूला भी है, उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब इस वाले पेज पर बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है इसके बारे में, यानी कि फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। मान लो हमें कोई 2 संख्याएं दी गई हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, या फिर कुछ भी इस तरह से दिया हो। मान लो हमें पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है और एचसीएफ हमें दे दिया गया है। हम एलसीएम कैसे पता लगाएं, एलसीएम ज्ञात करने को हमें बोल दिया गया है। तो इस फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल करना है, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। फॉर्मूले से संबंधित परीक्षा जब होगी, आपका एग्जाम जब होगा, वहां पर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अब उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारी पहली संख्या 66 है, दूसरी संख्या हमारी 420 है और इनका एचसीएफ हमें 6 यहां पर दिया गया है। जो भी हमारा ये फॉर्मूला है, इनमें से कोई भी 3 चीजें आपको दी होंगी, एक चीज आपको ज्ञात करने को एग्जाम में बोल देगा या फिर किताब में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर पहली संख्या, दूसरी संख्या और एचसीएफ दिया गया है, 3 चीजें दे दी, चौथी जो भी चीज होगी यानी कि एलसीएम, वो हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले में क्या करना है, एलसीएम गुना में एचसीएफ सबसे पहले करना है। यहां पर एक रेखा लगा लेता हूं। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं फॉर्मूले में एलसीएम तो मुझे पता नहीं है तो एलसीएम ऐसा का ऐसा लिख दिया, गुना का निशान लगा लेना है। उसके बाद फॉर्मूले में एचसीएफ आता है, एचसीएफ का मान हमें 6 दिया गया है तो उसके स्थान पर हमने 6 रख दिया, बराबर का निशान लगा लेते हैं। अब बराबर के निशान के बाद पहली और दूसरी संख्या को हमें गुना करना है, यानी कि 66 और 420। ठीक है, 66 गुना में 420 हमें करना है। अब एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम बराबर में 66 गुना में 420, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। यहां पर 6 गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे इसको तो ये हो जाएगा यहां पर भाग में। अब आप देख सकते हो ऊपर की तरफ 66 है, नीचे की तरफ 6 है, काटा जा सकता है। 6 से 66 को हम काट देंगे कितने पर,
ये कटेगा 11 पर, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बराबर में हो जाएगा हमारा 420 गुना में 11। 420 को 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4620 है। अगर आप पीछे वाले पेज पर जाकर देखेंगे, देख सकते हो यहां पर हमारा एलसीएम कितना आया था इन दोनों संख्याओं का, 4620 है। हम फॉर्मूले से, अगर हमें तो यहां पर एचसीएफ दिया गया है तो एलसीएम यहां पर फॉर्मूले से पता किया जा सकता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो भी चीजें थी सारी की सारी हमने समझ ली हैं। एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन से इन चीजों को समझने के बाद आसानी से आप हल कर सकते हो कक्षा 10वीं के लिए। अभी हमारा एक आखिरी विषय बचा है इसी पाठ के परिचय का, उसको समझने के लिए मूव करते हैं गाइज अगले पेज पर। एचसीएफ एलसीएम के बाद पाठ का आखिरी विषय आता है जिसमें हमें किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो। मान लो हमें कोई भी संख्या दी होगी, इसी प्रकार से रूट के अंदर √2, √3, √5, √7 उसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना होगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। इस साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी ये इस तरह का क्वेश्चन आता रहा है, तो इसको जरूर करना है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब मान लो हमें √2 दिया गया है, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। एक ही तरीके से किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध किया जाता है, उस वही तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या हमें दी गई है उसको सिद्ध तो हमें अपरिमेय करना है, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा मान लेंगे कि हमारी जो भी संख्या है √2 वो एक परिमेय संख्या है। हम ये सिद्ध कर देंगे कि √2 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय हो जाएगी। ये मानने के बाद जो भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, आपको पता है ना, √2 किसके बराबर हो जाएगा? एक भिन्न a बटा b के। परिमेय संख्याएं क्या होती है हमारी, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार से भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और a और b क्या हो जाएंगे हमारे, यहां पर ब्रैकेट में लिखता हूं, a और b सहभाज्य हैं। सहभाज्य का अर्थ होगा ए और बी जो भी हमारे नंबर होंगे, जो भी हमारी संख्याएं होंगी, वो एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या के पहाड़े में ये दोनों नहीं आती हैं। जैसे यहां पर मैं लिख लेता हूं 2/3। अब कहोगे देखो, एक के पहाड़े में 2 आता है, एक के पहाड़े में 3 आता है। एक के पहाड़े में तो ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी, इसके अतिरिक्त किसी भी पहाड़े में नहीं आएंगी। अगर 2 का पहाड़ा करेंगे 2 आता है, 3 नहीं आता है। 3 का पहाड़ा करेंगे 3 आता है, 2 नहीं आता है। ठीक है, एक के पहाड़े के अलावा किसी भी अन्य संख्या के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं ए और बी नहीं आएंगी, उनको कहा जाता है सहभाज्य। अब क्या किया जाएगा, देखो b यहां पर भाग में है, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो √2 में हो जाएगा गुना, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा √2b बराबर में a। अब क्या करना होगा हमें इससे आगे, जो भी हमारी ये संख्याएं हैं, जो भी हमारा ये समीकरण आया है, इस पे हमारी संख्याएं दोनों तरफ इस तरह से ब्रैकेट लगाना है और इनका वर्ग यानी कि पावर 2 कर देनी है। ठीक है, इस तरफ भी पावर 2 कर दी, इस तरफ भी पावर मैंने 2 कर दी। अब √2 की पावर 2 मैंने की है तो वो 2 में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद जो भी मेरा b है इसकी भी पावर 2 होगी, तो ये हो जाएगा मेरा b की पावर 2 बराबर में a की पावर 2 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहेंगे कि √2 की पावर 2 की आपने, तो वो 2 कैसे बना। देखो गाइस, रूट के अंदर 2 है, पावर 2 करने पर 1 2 और हो जाएगा, अंदर जोड़ा बनता है तो इनमें से 1 2 बाहर निकल कर आ जाता है। बिल्कुल यही यहां पर हुआ, √2 की पावर 2 करी तो रूट हट जाता है, पावर 2 से रूट कैंसिल हो जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हो। जो भी यहां पर हमारा समीकरण आया है, इससे हम एक निष्कर्ष यहां पर निकाल सकते हैं। जो भी हमारा ये वाला 2 है, ये a² यानी कि a की पावर 2 को विभाजित कर सकता है, इसीलिए a की पावर 2 के ये इस तरफ गुणनखंड होंगे। जो भी गुणनखंड होते हैं वो विभाजित कर सकते हैं, तो वही चीज यहां पर मैंने लिखी है, 2 a की पावर 2 को विभाजित करता है। अगर 2 a की पावर 2 को विभाजित करता है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा। ये निष्कर्ष यहां पर हमने निकाल लिया है और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर पहला। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर पहला आ गया है। अब ए के, देखो ए के 2 से विभाजित किया जा सकता है, तो हम ए को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बराबर में 2c हम लिख सकते हैं। c यहां पर कोई भी हमारी संख्या होगी, लिख देते हैं।
सी हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक यानी कि जमा वाली हमारी ये संख्या होगी। अब एक निष्कर्ष यहां से, मतलब ए को हमने किस तरह से लिखा है, ए यहां पर 2 से विभाजित होता है, तो ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणा में कोई भी संख्या। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जो भी ए का मान ये 2c है, इसे ए के स्थान पर रख सकता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं 2b की पावर 2। ठीक है, मैंने क्या लिखा, ये वाली संख्या यहां पर लिख दी, और a की पावर 2 इसके सामने आएगी, बराबर का निशान लगा करके यहां पर आ जाएगा मेरा a की पावर 2, और a के स्थान पर मुझे 2c रखना है। ठीक है, a के स्थान पर मैंने 2c रख दिया, यहां पर a की पावर 2 है, तो जो भी इसके स्थान पर मैंने रखा है इसकी पावर भी यहां पर हमें 2 कर देनी है। अब यहां पर देखो 2b की पावर 2 बराबर में यहां पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब होगा 2 को 2 से गुना करना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और c की पावर 2 करने पर c की पावर 2 हो जाएगी। अब यहां पर देखो इस तरफ हमारा 2 है, इस तरफ हमारा 4 है, कट सकते हैं। यहां पर 2 का पहाड़ा होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है, इस प्रकार से ये कटेगा। तो यहां पर हमारी जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, b की पावर 2 बराबर में 2c की पावर 2 हो जाएगा। यहां से भी हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ब्रैकेट लगा के यहां पर मैं लिखता हूं 2b की पावर 2 को विभाजित करता है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो b की पावर 2 का गुणनखंड यहां पर 2 है, यानी कि 2 इसको भाग कर सकता है, विभाजित कर सकता है। तो 2b को भी विभाजित करेगा, ये हमने निष्कर्ष यहां पर निकाल लिया है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर दूसरा। पहले समीकरण में क्या था कि 2 a की पावर 2 को विभाजित कर सकता है, दूसरे समीकरण में हमें मिला कि b की पावर 2 को भी यही 2 विभाजित कर रहा है। लेकिन हमने क्या माना था कि ये दोनों क्या हैं, a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये एक के अतिरिक्त किसी अन्य पहाड़े में आती हैं। 2 के पहाड़े में हमारा a आता है, अगर विभाजित करता है तो पहाड़े में आएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से 2 के पहाड़े में b भी आता है, यानी कि जो भी हमारा √2 बराबर हुआ है a बटा b के, ये तो हमारा बिल्कुल गलत हुआ है। तो यहां पर हम लिखेंगे पहले व दूसरे से, जो भी हमारा पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है, इन दोनों समीकरणों से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी हमारा 2 है वो a और b दोनों को विभाजित करता है। देखो यहां पर हमने निष्कर्ष निकाला था a 2 को विभाजित करता है, और b यहां पर मतलब 2 हमारा a को विभाजित करता है और 2 हमारा b को भी विभाजित करता है। तो पहले और दूसरे समीकरण से हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया है। हमने तो कहा था कि ये सहभाज्य हैं, लेकिन ये तो सहभाज्य नहीं निकली, तो हम ये कह सकते हैं, मतलब ये तो विरोधाभास हो गया। तो यहां पर आगे लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। हमने शुरू में एक गलत कल्पना कर ली कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये गलत कल्पना की वजह से ही हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यहां पर तो सहभाज्य हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। इसी गलत कल्पना के कारण जो हमने शुरू में की थी, इसी वजह से ये विरोधाभास हमें देखने को मिला है। तो ये विरोध मतलब गलत कल्पना है हमारी, √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, हमने ये तो सिद्ध कर दिया ना कि ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय हो जाएगी। तो यहां पर आखिरी में लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हल करना है हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को, जिसमें हमें किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने को बोल दिया जाए। अब कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, देखो √2 की बजाय आपको √3 दिया जा सकता है, √5 दिया जा सकता है, √7 दिया जा सकता है, 3 जमा में √2 दिया जा सकता है, 2 जमा में √3 दिया जा सकता है। इस प्रकार से आपको संख्याएं दी होंगी, उनको अपरिमेय सिद्ध करना होगा। कैसे करना है, इस मेथड से, इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो मेरे से। ये हमने कर दिया है यहां पर √2 को सिद्ध। यही आखिरी विषय था इस पाठ 1 परिचय का। इसी आखिरी विषय के साथ पाठ 1 वास्तविक संख्याओं का परिचय हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे विषय आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, आपने सभी क्लासमेट्स यानी कि सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 10वीं की हिंदी माध्यम वाली वीडियोज, मैथ की, साइंस की, सोशल साइंस की इसी तरह से चैनल पर
आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ 1 की जो भी अन्य वीडियोस हैं, परिचय वाली वीडियो आपने देख ली। अब जो प्रश्नावलियां हैं, ये सारी की सारी प्रश्नावलियां, इनकी अलग-अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।